गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ढंग से होंगे और अपना स्टडी जारी रखे होंगे। आज हम लोग एक नया श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि विशेष रूप से एनसीईआरटी पे आधारित है। एनसीईआरटी पर आधारित क्या बल्कि एनसीईआरटी ही है जो कि क्लास 6 से लेकर के और क्लास 12 तक के जो भूगोल से संबंधित एनसीईआरटी है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये जो एनसीईआरटी है जैसे कि आप लोग के डिमांड पे ही ये क्लास लाया गया है, क्योंकि सिविल सर्विसेज के चाहे आईएएस हो या पीसीएस के जो भी स्टूडेंट हैं उनको डिमांड रहा है, या फिर अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट हैं उनका भी डिमांड रहा कि एनसीईआरटी को एक क्लास के रूप में लिया जाए या डिस्कस कर दिया जाए। क्योंकि ये एनसीईआरटी यदि देखा जाए 6 से लेकर के और 12 तक कम से कम 8 से 10 जो बुक्स हो रही हैं उसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा और उसको समझ के धीरे धीरे काफ़ी टाइम लग सकता है। इसलिए इसको कोशिश किया गया है कि अच्छे आसान भाषा में एनसीईआरटी के ही बेस पे ही आधारित पूरी तरह से उसी कॉन्सेप्ट लेकर के और उसका जितने भी फैक्ट्स हैं उसको फैक्ट्स को समाहित करते हुए यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास का विशेष रूप से ख्याल रखा गया है कि आप लोग का जो समय है समय बचत हो सके और बाकी जो अन्य बुक्स हैं या टेक्स्ट बुक्स हैं उसको आप लोग अध्ययन कर सके। बाकी जो बेसिक्स है एनसीईआरटी संबंधित इस क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ये जो क्लास का जो डिस्कशन करेंगे वो शुरू क्लास से मतलब 6 से लेकर के 12वीं तक एक क्रम में यही चलेगा। 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे पूरा 12वीं तक क्लास का होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे कक्षा 6 के एनसीईआरटी है उस पर आधारित रहेगा। ठीक है, जो कक्षा 6 का एनसीईआरटी है जो कि जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, इसको देख सकते हैं, तो इसी को हम लोग आज शुरुआत करेंगे। ये जो एनसीईआरटी है कक्षा 6 के एनसीईआरटी वो 8 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो इसका पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, और तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ, और चौथा है मानचित्र, पांचवा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, और छठा है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, और सातवां है हमारा देश भारत, और आठवां है भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्रणाली। ठीक है, तो वन्य प्राणी, तो ये हम लोग ये 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर के क्रम से इसको हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास का वो पहला चैप्टर है कि जो कि सौरमंडल में पृथ्वी से संबंधित है। ठीक है, तो क्लास का हम लोग शुरुआत करते हैं। इस क्लास में इस टॉपिक में विशेष रूप से इसमें पहला जो टॉपिक है उसमें खगोलीय पिंडों के बारे में दिया गया है कि खगोलीय पिंड होता क्या है। खगोलीय पिंड या इंग्लिश में इसको सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। तो सेलेस्टियल बॉडी वो होता है कि जो सूर्य चंद्रमा और तारा के अतिरिक्त जितने भी आकाश में दिखाई देने वाले वस्तुएं होती हैं उसको सेलेस्टियल बॉडी या आकाशीय पिंड की संज्ञा देते हैं। ठीक है, और सूर्य चंद्रमा भी उसी के अंतर्गत भी आते हैं। जैसे कि इसमें डिस्कस किया गया है कि पूर्णिमा होता है वो पूर्ण सूर्य जब जिसमें चंद्रमा पूरा गोलाकार दिखाई देता है उसमें उसको पूर्णिमा कहा जाता है, और पूर्णिमा के ठीक 15वें दिन बाद अमावस्या होता है। ठीक है, अब दूसरा जो टॉपिक है वो है तारा किसे कहते हैं। ठीक है, तारा या स्टार। तारा ये वास्तव में एक बहुत बड़ा गैसीय पिंड होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ये उसमें ऊष्मा जनित करता है। ऊष्मा जनन भी होता है, साथ साथ इसमें प्रकाश भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि सूर्य भी एक तारा ही है, लेकिन ये चूँकि हम लोग का पृथ्वी के नज़दीक है इस वजह से इतना ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, या फिर इसी की वजह से भी पृथ्वी पर भी जीवन है। ठीक है, जैसे रात में हम लोग भी देखते हैं कि आसमान में जो तारे छोटे छोटे तारे टिमटिमाते हैं, तो वास्तव में ये छोटे तारे नहीं हैं बल्कि बहुत बड़े तारे ही हैं। सूर्य जैसे ही तारा है लेकिन इतना ज़्यादा दूरी है, पृथ्वी से इतनी ज़्यादा दूरी है कि वो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये तारा इसको कहते हैं कि इसमें विशेष रूप से ये गर्म गोले की तरह ही होते हैं और गैसों से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। नक्षत्र मंडल जो होता है वो वास्तव में तारा का समूह होता है। कई तारे बहुत होते हैं, इसमें हजारों तारे भी हो सकते हैं। इसका एक समूह होता है कि जो कि
एक विशेष आकार या आकृति में निर्धारित रहते हैं। ठीक है, इसकी आकृति निर्धारित देखने में इसकी एक आकृति निर्धारित होती है, तो इसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। उर्सा मेजर एक मुख्य नक्षत्र मंडल है। उर्सा मेजर, ठीक है, या इसको कहते हैं, उर्सा मेजर को ही कहते हैं बिग बियर। इसको बिग बियर भी कहते हैं। ये वो भी एक नक्षत्र मंडल ही है। ठीक है, और इसी में एक सप्तर्षि तारा मंडल, जैसे कि हम लोग कभी प्राचीन के, चाहे हम लोग जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उसके सप्तर्षि तारा मंडल के ही बारे में बात करते हैं, तो वही उर्सा मेजर का ही भाग है। सप्तर्षि या सप्तऋषि भी कहा जाता है कभी। सप्तऋषि तारा मंडल जो कि उर्सा मेजर का भी एक भाग है, जो कि ये 7 तारों के द्वारा बना गया है। इसमें 7 तारे हैं। ठीक है, ये 7 तारे इसमें समाहित हैं, जो इसी का भाग है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एक शब्दावली आती है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा भी एक प्रकार का तारा ही है, लेकिन इसका थोड़ा विशेषता ये है कि जो पृथ्वी के बिल्कुल ही एक निश्चित दिशा में ही, पृथ्वी के एक निश्चित दिशा में ही ये दिखता रहता है। ठीक है, रात के समय अक्सर देखेंगे काफ़ी एक चमकीला तारा के रूप में होता है, तो ये ध्रुव तारा ही होता है, जो कि पृथ्वी के ठीक, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के नॉर्थ ईस्ट पे यहाँ पे ये दिखते रहता है। ठीक है, यहाँ से दिखता रहता है हमेशा पृथ्वी के उत्तरी दिशा में। इसी की वजह से जो प्राचीन काल के जो लोग थे, इसी को अपने दिशा का निर्धारण करते थे। रात के समय देखते थे कि ध्रुव तारा किधर है, तो समझ जाते थे कि इधर उत्तर साइड है। ठीक है, तो यहाँ से देखते थे, और इसका जो दिशा के निर्धारण में या इसको देखने के लिए जो उर्सा मेजर है, उर्सा मेजर नहीं बल्कि सप्तर्षि मंडल है, ये इसके आधार पे यहाँ से यदि सीधे देखा जाए सप्तर्षि तारा मंडल की यदि फिगर इधर बन रहा है, इसी के सीधे देखा जाएगा तो आगे की तरफ ध्रुव तारा दिखाई देता है, इसी के क्रम में ही दिखाई देता है। ठीक है, ध्रुव तारा। अगला है ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, ग्रह या प्लेस, हम लोग सौर मंडल देखते हैं। सौर मंडल किसे कहते हैं? सौर मंडल या इंग्लिश में इसको सोलर सिस्टम भी कहते हैं। सौर मंडल वो होता है कि जो सूर्य के सहित जो अन्य ग्रह हैं, जो अन्य ग्रह हैं, उपग्रह है, या सौर जो मंडल के अंतर्गत जो आने वाले चीज़ है, सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो भी सेलेस्टियल पिंड है, ठीक है, उसको सभी को समाहित रूप एक साथ मिला करके सौर मंडल की संज्ञा दिया जाता है। इसमें सौर मंडल में कौन कौन आ जाएंगे? सूर्य आ जाएंगे, जो कि सूर्य केंद्र में होता है सौर मंडल के, सूर्य, इसके बाद से ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह भी आ जाएंगे, इसके साथ उल्काएं भी आ जाएंगे, उल्का पिंड। ये सबको सम्मिलित रूप से सौर मंडल की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, और ये जो सूर्य इसके केंद्र में सौर मंडल के, ये यदि पूरा को सौर मंडल मान लिया जाए तो बीच में सूर्य होते हैं। ठीक है, बीच में सूर्य है, और बाकी जो ग्रह हैं ये अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इनके जो भी ग्रह हैं उनके कक्षा निर्धारित होती है, तो सभी इसके ग्रह में ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो जो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाने वाले हैं पिंड है, उसको उपग्रह की संज्ञा ग्रह की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, ग्रह जो कि तो ये जो सूर्य है, सूर्य वास्तव में ये भी एक आग के गोले की तरह ही है, जो गैसों से मिलकर के बना हुआ है, और ठीक है, गैसों द्वारा ये बना है, इसका निर्माण गैसों के द्वारा हुआ है। ये प्रकाश और ऊष्मा दोनों देता है। ठीक है, ऊष्मा का सबसे बड़ा ये
सबसे बड़ा ये पिंड है या स्रोत है कहिए, ठीक है। इसी की वजह से पृथ्वी पर जीवन है, ठीक है। तो ये रहा सूर्य के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रहों के बारे में। ग्रह या इसको प्लेनेट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। प्लेनेट, ये जो ग्रह थे सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लगाने वाले जो पिंड होते हैं उसको ग्रह की संज्ञा दिया गया है, ठीक है। अभी तक इसको 8 ग्रह माना गया है। 8 ग्रहों की जो कुल संख्या है 8 माना गया है। 8 ग्रह हैं, ठीक है, जो कि सूर्य से एक निश्चित क्रम में है, ठीक है। यदि मान लीजिए सूर्य की यहाँ पे है तो इसके चारों ओर सबसे पहले बुध है, उसके बाद से शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, इसके बाद से मंगल है, इसके बाद बृहस्पति है, ठीक है, इसके बाद शनि है, इसके बाद यूरेनस है और लास्ट में नेपच्यून है। इसको ये क्रम यहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखते रहे, ठीक है। ये इसी क्रम में सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में ये है, ठीक है। सबसे जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वो बुध है, इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और लास्ट में नेपच्यून, ठीक है। तो ये 8 ग्रह की संज्ञा दिया गया है। 8 ग्रह, अभी 2006 से पहले 9 ग्रह इसको माना जाता था। 2006 अगस्त, 2006 के अगस्त के पहले 9 ग्रह होता था। 9 ग्रह में जो 9वां ग्रह था प्लूटो था, ठीक है, प्लूटो था। लेकिन कुछ जो ग्रह होते हैं उनका जो क्राइटेरिया होता है, ग्रह कहलाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया को ये प्लूटो द्वारा पालन नहीं किया जा रहा था, अर्थात उसके जो दायरे में नहीं आ रहा था, तो इसीलिए प्लूटो को ग्रह की संज्ञा से हटा दिया गया। अब इसको 52वां ग्रह कहा जाता है, प्लूटो को 52वां ग्रह, ठीक है, 52वां ग्रह इसको कहा जाता है। तो फिलहाल अभी 8 ग्रह ही हैं, ठीक है। और सभी ग्रह के लगभग उपग्रह भी हैं। जैसे पृथ्वी का सब उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, ठीक है। तो ऐसे ही लगभग सभी उपग्रह के, सभी ग्रह के अपना उपग्रह है, ठीक है। जो सौरमंडल का सबसे जो मुख्य भाग है वो सूर्य है, जो कि केंद्र में है। ये सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है। पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, ठीक है। इतना दूरी को होने के पश्चात भी जो पृथ्वी पे ऊष्मा का या प्रकाश का सबसे मुख्य स्रोत है सूर्य ही है, ठीक है। और ये सूर्य के जो आकर्षण शक्ति है, आकर्षण शक्ति के कारण जितने भी ग्रह इसके कक्षा में घूमते हैं, इसके आकर्षण शक्ति के कारण ही बंधे हुए होते हैं, ठीक है। नहीं तो बाहर नहीं चले जाते हैं, जबकि इसके चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि एक एक ग्रह के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें शुक्र ग्रह है, जो कि शुक्र ग्रह है, जो कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ठीक है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसलिए कहा जाता है कि ये आकार और आकृति में दोनों पृथ्वी जैसे ही है, ठीक है, इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, राइट। इसको पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है, ठीक है। शुक्र को पृथ्वी का वाहन भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। हालांकि एनसीईआरटी में केवल इसी के बारे में ही दिया गया था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
पृथ्वी की जैसे कि जानते हैं कि ये पृथ्वी हम लोग का जो आवास है, मानव के लिए आवास है, और ये सूर्य से दूरी के क्रम में लगभग, ठीक है, सूर्य से दूरी के क्रम में देखा जाए तो पूरे सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में ये तीसरे नंबर पे है। सूर्य सबसे नज़दीक है बुध है, उसके बाद से कौन सा है, शुक्र है, उसके बाद से तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। यदि दूरी के हिसाब से देखा जाए तो थर्ड नंबर पे है। और यदि आकार के देखा जाए, आकार या साइज के हिसाब से देखा जाए तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ठीक है। अब पृथ्वी कौन सा है, पृथ्वी आकार के दृष्टि से किस नंबर पे है, 5वें नंबर पे है, ठीक है। ये पृथ्वी को, चूँकि पृथ्वी है ना बहुत अधिक गर्म है और ना ही बहुत अधिक ठंडा है, ठीक है। इसमें सामान्य तापमान है जो कि मानव के रहने के लिए काफ़ी अनुकूल दशा है। यहाँ पे कई प्रकार के, यहाँ पे जल भी मिलता है, हवा भी मिलता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, ठीक है, जो पृथ्वी पे एकमात्र स्रोत है उष्मा का, सूर्य ही है। सूर्य है, प्रकाश का भी स्रोत है और साथ साथ उष्मा का भी स्रोत है, ठीक है। यदि पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाए तो कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। नीला ग्रह भी इसको कहा जाता है क्योंकि इसको 2/3 भाग पानी है। यदि आयतन की, पृथ्वी के टोटल आयतन के हिसाब से देखा जाए तो 2/3 भाग पर पानी, उसके ऊपरी भाग पे पानी है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ऊपर से देखने में ये नीले कलर का दिखाई देता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। चंद्रमा, या इंग्लिश में इसको मून की संज्ञा दिया जाता है, मून कहा जाता है। ये पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है, उपग्रह है ये, ठीक है। एक ही उपग्रह है जो कि चंद्रमा है, ठीक है। उपग्रह किससे कहा जाता है, उपग्रह जो ग्रह का चारों तरफ चक्कर लगाए उसको उपग्रह कहा जाता है। सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसको ग्रह कहा जाता है, जबकि पृथ्वी के जो चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो लगभग पृथ्वी को जो मात्र एक ही ग्रह है, उपग्रह है, जो कि चंद्रमा है, ठीक है। ऐसे ही जितने भी ग्रह हैं लगभग उसके लगभग सभी के उपग्रह हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं इसके बाद से, ये सूर्य के जो पृथ्वी से दूरी है, इसकी चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है कितने किलोमीटर है, लगभग 4 लाख, ठीक है। इसके जो दूरी है कितना है, 3,84,000, 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है, ठीक है। और ये पृथ्वी का लगभग 27 दिन में चक्कर लगा लेते हैं पृथ्वी के, ठीक है। पृथ्वी का 27 दिन में, ये पृथ्वी है और इसका 27 दिन लगता है इसको चक्कर लगाने में। लेकिन एक और चीज़ है, इसको 27 जितना दिन में चक्कर लगाता है उतना दिन में अपने ध्रुव पर भी घूमता है, ठीक है। 27 दिन में भी अपने ध्रुव पर घूमता है, ठीक है। अपने ध्रुव पर मतलब कि एक ही जगह पर जैसे पूरा इसे से घूमता है, ठीक है। ये अपने धुरी पर ही घूमता है चारों तरफ, ठीक है। तो जितने दिन में जैसे ये चक्कर लगाता है 27 दिन में, तो ऐसे ही ये अपने आपस में भी ऐसे घूमते रहता है, ठीक है। ऐसे घूमते रहता है तो 27 दिन लगता है। यही एक कारण है कि दोनों का जो घूमने का, जो चक्कर लगाने का और अपने ध्रुव पर घूमने का, दोनों का जो टाइम है वो बराबर है। इसीलिए हम लोग चंद्रमा का मात्र एक ही भाग हमेशा देख पाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पृथ्वी जितने दिन में ये चक्कर लगा के घूम के आता है, हालांकि कि इस भाग से देख रहे हैं यहाँ पे चंद्रमा को हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये भाग दिख रहा है यहाँ पे चंद्रमा का, ये जब तक घूम के आएगा, इधर से घूम के आएगा, तब तक चंद्रमा का भाग ये घूमते हुए फिर यही भाग सामने दिखने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए
एक ही सतह इसका हमेशा हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्षुद्र ग्रहों के बारे में बात किया जाता है। यह इंग्लिश में इसको एस्टेरॉयड कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह, या इंग्लिश में इसको एस्टेरॉयड कहा जाता है। एस्टेरॉयड होता क्या है? ये एस्टेरॉयड जो कि जैसे तारा ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इसके अतिरिक्त और अन्य कई पिंड भी होते हैं। मतलब जो सौरमंडल में अन्य कई छोटे छोटे भी पिंड होते हैं, वो भी चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह से भी ये क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन इसका जो कक्षा है काफ़ी निर्धारित होता है। ये कहाँ पे होता है? मंगल और पृथ्वी के बीच में होता है। अरे पृथ्वी कह रहे हैं, बृहस्पति के बीच में, सॉरी, मंगल और पृथ्वी के बीच में ये होता है। जैसे मान लीजिए सूर्य है यहाँ पे, उसके बाद से बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, और इसके बाद से मंगल है, और इसके बाद से बृहस्पति यहाँ पे है। ठीक है, अब इसी के बीच में ये चक्कर लगाता है। यहीं पे ये क्षुद्र ग्रह यही पाए जाते हैं। ये जैसे सूर्य ये चक्कर लगाते हैं सब, बुध ग्रह अपना ये चक्कर लगाते हैं, शुक्र अपना लगाते हैं, तो ऐसे ही क्षुद्र ग्रह भी ऐसे ही ये भी सूर्य के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये इसको क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह को माना जाता है कि क्षुद्र ग्रह वास्तव में ग्रहों के ही टूटे हुए भाग हैं। ये विस्फोट के कारण किसी भी तरह से टूट गए हैं और छोटे छोटे बिखरे हुए रूप में हैं, तो ये चारों तरफ ये इसके चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्षुद्र ग्रह। अब हम लोग देखते हैं, उल्का पिंड क्या होता है। उल्का पिंड ये सूर्य के भी, ये भी उल्का पिंड भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये एक छोटे पत्थर के रूप में ही होते हैं, छोटे छोटे ये पत्थर होते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि जो सूर्य से कभी कभी सूर्य के चक्कर लगाते लगा कि ये पृथ्वी की कक्षा में कभी कभी पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ से वायुमंडल है, वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें हैं। ठीक है, यहाँ कई प्रकार की गैसें हैं और ये काफ़ी घने गैस है। ठीक है, जब उल्का पिंड आता है इधर, इसमें आता है तो यहाँ पे जलने लगता है। ठीक है, जलने लगता है, पूरा जल ख़त्म हो जाता है। कभी कभी होता है कि कुछ बचा हुआ भाग पृथ्वी पे भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादा भाग पृथ्वी के ये जो मेसोस्फीयर है, अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में ये सब नहीं दिया गया है। एनसीईआरटी में तो यहाँ पे जो इसके वायुमंडल में आते हैं तो ये जलने लगता है। ठीक है, जलने लगता है तो दिखता है कि एक चमकदार तारे, ऐसे टूटा हुआ तारा के रूप में इसे दिखता है, जिसे लगता है कुछ भाग रहा है। ठीक है, तो ये है उल्का पिंड, इसको कहते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा ये इसको हम लोग मिल्की वे भी कहते हैं, जो पृथ्वी का आकाशगंगा है। पूरे ब्रह्मांड में ये कई तारों का ये समूह होता है। ठीक है, कई तारों में इसमें बहुत सा आकाशगंगा में लाखों तारों इसमें होते हैं, मिलियंस ऑफ इसमें गैलेक्सी पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। पूरा कई गैलेक्सी मिल करके ये पूरा ब्रह्मांड का निर्माण करता है। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए इसको ब्रह्मांड मान लीजिए, इसमें कई गैलेक्सियाँ भी होती हैं। कितना गैलेक्सी है इसमें? लगभग 150 मिलियन। ठीक है, 150 भी मिलियन से भी अधिक। डेढ़ सौ मिलियन से भी अधिक इसमें पूरे ब्रह्मांड में गैलेक्सी है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा कि ये पूरा गैलेक्सी है। गैलेक्सी को भी आकाशगंगा बोला जाता है। ठीक है, आकाशगंगा गैलेक्सी होता है। और ये आकाशगंगा का जो सौरमंडल का आकाशगंगा है उसको मिल्की वे भी कहा जाता है, इसको भी मिल्की वे कहा जाता है। ठीक है,
मिल्की वे कहा जाता है। तो ये इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये जितने भी ये आकाशगंगा हैं, आकाशगंगा का एक बहुत छोटा सा पार्ट सौरमंडल है। ठीक है, इतना बड़ा यदि मान लिया जाए, इतना बड़ा आकाशगंगा मान लिया जाए तो एक छोटा सा भाग होता है ये पूरे सौरमंडल है। ठीक है, इस सौरमंडल में एक सूर्य है, इसके साथ साथ इतने जितना उपग्रह हैं। ठीक है, 8 उपग्रह है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गैलेक्सी ही कितना बड़ा होगा। ठीक है, एक पॉइंट के रूप में यदि इसमें दिखाया जाए तो वो पूरे सौरमंडल है, इतना छोटा सा पार्ट, तो गैलेक्सी कितना बड़ा होगा। ठीक है, और इस सौरमंडल में हम लोग जैसे रखते हैं कि इतना बड़ा भी पूरा सौरमंडल भी हम लोग अभी तक घूम नहीं पाए हैं। ठीक है, अभी केवल चंद्रमा पर जाने के लिए भी भारत को पहुंचने में इतना टाइम लग गया, फिर और पूरे सौरमंडल की तो बात छोड़िए और गैलेक्सी की तो पूछिए ही मत। ठीक है, तो इतना भी ज़्यादा अभी दूरी तय करना है अभी हम लोग। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना दूरी में ये ब्रह्मांड होगा। ठीक है, ये जो आकाशगंगा होता है ये सफ़ेद चौड़े पट्टी के रूप में एक दिखाई देते हैं। कभी कभी रात के समय यदि आकाश में देखा जाए तो सफ़ेद कलर के होते हैं, एक तारों का समूह ही होता है, चमकीले बहुत दूर दूर तारे रहते हैं। तो ये दूरी में तारे एक तो पट्टी के रूप में ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, जिसको ये इसमें तारे रहते हैं, तो इस प्रकार के इसमें आकाशगंगा वो दिखाई देता है। ये वास्तव में भी धूल के कारण धूल गैस के वजह से ही बने होते हैं। ये भी गैस के बने होते हैं। तारों का समूह है, तारों जैसे बना होता है कि गैस के बने गर्म गैस के गोले जैसे ही होते हैं, तो ऐसे सब मिल करके एक ये बने होते हैं। ज़्यादा इसमें ऊष्मा भी होता है और साथ साथ प्रकाश भी होता है। ठीक है, तो ये रहा सब जो एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर जो कि सौरमंडल में पृथ्वी, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस किए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, और जो अगला चैप्टर होगा वो जो ग्लोब और अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ऐसे समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कन्फ्यूजन होगा तो फिर मैं उसमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हालांकि इसमें कुछ बहुत ये बच्चों के लिए चीज़ है, बहुत समझने के लिए तो कोई चीज़ नहीं है, बहुत आसान भाषा में ही इसको हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अगला चैप्टर हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।